नमस्कार। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, वो लंबी कतारें, आह, मुश्किल से भरे जाने वाले फॉर्म्स, ये अनुभव हम में से कई लोगों के लिए मतलब आम रहे हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में अब सरकारी सेवाएं भी बदल रही हैं। आज हम इसी बदलाव की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकारें नागरिकों तक पहुंच रही हैं, तकनीक क्या रोल निभा रही है और जमीनी हकीकत क्या है। इसके लिए हमारे पास 3 तरह के दस्तावेज हैं आज। पहला, वो 2024 के वैश्विक डिजिटल सरकारी सेवा ट्रेंड्स पर एक नज़र डालता है। इसमें दुनिया भर के उदाहरण हैं। दूसरा, 10 आसियान सदस्य देशों में सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का 2021 का एक डिटेल्ड मूल्यांकन है, जो उनकी मतलब सफलताओं और चुनौतियां दोनों को दिखाता है। और तीसरा स्रोत, वो खास तौर पर बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की डिलीवरी पर फोकस करता है कि वहाँ क्या प्रगति हुई है और क्या बाधाएं हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालना। डिजिटल बदलावों में दुनिया भर में क्या चल रहा है, फिर रीजनल लेवल पर जैसे आसियान में क्या अलग अलग पैटर्न्स हैं, और बांग्लादेश जैसे देश के अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पहला स्रोत जो वैश्विक ट्रेंड्स की बात करता है, उसमें एक बड़ी बात उभर कर आती है कि सरकारें अब सिर्फ फॉर्म भरवाने या जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती हैं। वे तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिक्र बार बार आता है। सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? जैसे यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस में एआई का इस्तेमाल ना वो सिर्फ काम तेज करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि सेवाओं को नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए भी हो रहा है। एनएचएस का वर्चुअल वार्ड इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ एआई क्या करता है, मरीजों की दूर से निगरानी रिमोट मॉनिटरिंग में मदद करता है। ऐप्स और मेडिकल डिवाइस के जरिए घर पर ही मरीज की देखभाल ऐसे होती है जैसे वो अस्पताल में हो। और इससे भी आगे बढ़कर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग करके पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि किन मरीजों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है या किन की हालत बिगड़ने का खतरा है, और उसी हिसाब से फिर व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बना सकते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये ज़रूरत को पहले से भांपना है। एक तरह से जरूरत को पहले से भांपना। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प ट्रेंड है प्रोएक्टिव सर्विसेज जी, यानी सरकार खुद ही पहल करके सेवाएं दे, खासकर जीवन की बड़ी घटनाओं पर, बिना नागरिक के आवेदन किए। ऑस्ट्रिया वाला उदाहरण तो कमाल का है। बच्चे के जन्म पर मिलने वाला भत्ता अपने आप मिल जाता है। ये कैसे संभव होता है? देखिए, ये सिस्टम अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच डेटा के सुरक्षित लेन देन पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रिया में क्या होता है, जैसे ही अस्पताल से जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है, ये जानकारी टैक्स ऑफिस और दूसरी जरूरी संस्थाओं तक पहुंच जाती है और वो भत्ते की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। इससे न सिर्फ नागरिकों का समय और झंझट बचता है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर भी बोझ कम होता है और वो दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं। ये दिखाता है कि जब अलग अलग विभाग मिलकर काम करते हैं तो नागरिकों के लिए कितनी आसानी हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर आते हैं डिजिटल पहचान पत्र या डिजिटल क्रेडेंशियल्स। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स एनएसडब्ल्यू का सर्विस एनएसडब्ल्यू ऐप तो जैसे एक सुपर ऐप बनता जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक डिजिटल आईडी कार्ड है या उससे कुछ ज्यादा है? नहीं, ये सिर्फ डिजिटल आईडी कार्ड से कहीं ज्यादा है। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक दर्जनों सेवाएं एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं से लेकर बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य तक। स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना हो या कोई सरकारी ग्रांट खोजनी हो या अपनी ड्राइविंग लाइसेंस या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में रखना हो, सब कुछ एक ऐप में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक खुद कंट्रोल रखते हैं कि वे अपनी कौन सी जानकारी किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पारदर्शिता और नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, एआई, प्रोएक्टिव सेवाएं, इंटीग्रेटेड एप्स। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ये सुरक्षा का सवाल तो और भी बड़ा हो जाता होगा। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? बिल्कुल, सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है और सरकारें इसे गंभीरता से ले रही हैं। सिंगापुर का जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर यानी GovZTA इसी का उदाहरण है। इसका मूल सिद्धांत है, कभी भरोसा मत करो, हमेशा पुष्टि करो। इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर भी हर यूजर और डिवाइस की पहचान लगातार जांची जाती है।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं, वैसे उपाय अपनाए जाते हैं ताकि अगर कोई साइबर हमला हो भी तो उसका असर सीमित रहे। दूसरी तरफ एस्टोनिया का उदाहरण है। उन्होंने दशकों पहले से ही अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। उनकी ये तैयारी कोविड महामारी के दौरान बहुत काम आई। जब दुनिया भर के देश अचानक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से जूझ रहे थे, एस्टोनिया के पास पहले से ही ऑनलाइन क्लासरूम्स, डिजिटल स्टडी मटेरियल और लगभग सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध थीं। और सबसे अहम बात, उनके नागरिक इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना जानते थे। ये दिखाता है कि डिजिटल बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। तो ये तो हुई वैश्विक तस्वीर, जहां कुछ देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड्स हर जगह एक जैसे लागू हो रहे हैं, खासकर आसियान क्षेत्र जहां काफी विविधता है? दूसरा स्रोत जो आसियान देशों का मूल्यांकन करता है, वो क्या कहता है? हाँ, आसियान रिपोर्ट जो 2021 की है, वो यही विविधता दिखाती है। एक तरफ सिंगापुर है जो डिजिटल गवर्नेंस में दुनिया के लीडिंग देशों में से है, जहां लगभग हर सेवा ऑनलाइन है और वे एआई जैसी तकनीकों का भी प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया, लाओ, पीडीआर और म्यांमार जैसे देश हैं, जहां बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में ही काफ़ी चुनौतियां हैं। ये अंतर क्षेत्र के भीतर आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक स्थिरता की जो असमानताएं हैं, उनको साफ दिखाता है। लेकिन क्या इस विविधता के बावजूद कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी के लिए जरूरी माने गए हैं? रिपोर्ट किन बातों पर जोर देती है? तो को अंडरलाइन करती है जो किसी भी सफल सुधार के लिए नींव का काम करते हैं। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। रिपोर्ट कहती है कि चाहे कोई देश टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे क्यों ना हो, अगर सरकारी कामकाज पारदर्शी नहीं है, अगर नीतियां बनाने में नागरिकों की भागीदारी नहीं है और अगर अधिकारी अपने कामों के लिए जवाबदेह नहीं है, तो स्थायी सुधार नहीं हो सकता। नागरिकों का भरोसा जीतने और सेवाओं को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए ये सिद्धांत अनिवार्य है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इन्हें अमल में कैसे लाया जाता है? क्या आसियान देशों से कोई ठोस उदाहरण मिलते हैं? मलेशिया की नो रॉन्ग डोर पॉलिसी का जिक्र है, ये क्या है? ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण है। नो रॉन्ग डोर पॉलिसी का मतलब है कि नागरिक अपनी किसी भी शिकायत या ज़रूरत के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जा सकता है, भले ही वो मामला सीधे उस विभाग का न हो। उस दफ्तर की जिम्मेदारी है कि वो आवेदन या शिकायत को सही जगह तक पहुंचाए। इससे नागरिकों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलती है और उन्हें पता होता है कि उनकी बात सुनी जाएगी और सही जगह पहुंचेगी। ये प्रक्रिया को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। और इंडोनेशिया के नवाचारों का भी जिक्र है। भर्ती के लिए कंप्यूटर टेस्ट, CAT-BKN, कर्मचारियों के लिए मोबाइल ऐप माई SAPK, और वो मलांग शहर वाला ब्रेक्सिट स्टूल, ये क्या करता है? CAT-BKN परीक्षा ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में पक्षपात और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है, ऐसा कहा जाता है। MySAPK ऐप कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है। और मलांग शहर का ब्रेक्सिट टूल, हाँ, ये ब्रेल ई-टिकट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेस फॉर विजुअल डिसेबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक बहुत ही समावेशी मतलब इंक्लूसिव प्रयास है। ये दृष्टिबाधित लोगों को दवाओं के उपयोग और नियमों को समझने में मदद करता है, शायद ब्रेल प्रिंटआउट या ऑडियो निर्देशों के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक नुस्खों से जुड़े होते हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के सबसे कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। फिलीपींस का सिटीजन्स चार्टर भी जवाबदेही से जुड़ा लगता है। ये चार्टर क्या है और ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, सिटीजन्स चार्टर एक कानूनी जरूरत है वहाँ। एंटी रेड टेप एक्ट के तहत हर सरकारी एजेंसी को सार्वजनिक रूप से ये बताना होता है कि वे कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए क्या दस्तावेज चाहिए, कितनी फीस लगेगी और प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा, मतलब प्रोसेसिंग टाइम। ये एक तरह से सरकार और नागरिक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इससे नागरिकों को पता होता है कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं और अगर एजेंसी निर्धारित समय सीमा या मानकों का पालन नहीं करती है तो नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सरकारी एजेंसियों पर प्रदर्शन करने का दबाव बनाता है। सही है? हाँ, बिल्कुल। तो कई अच्छे उदाहरण हैं आसियान क्षेत्र में, लेकिन रिपोर्ट चुनौतियों का भी जिक्र करती है।
क्या ये वही आम समस्याएं हैं जो अक्सर सुनने में आती हैं? हाँ, कई चुनौतियां हैं जो लगभग सभी आसियान देशों में कम या ज्यादा मौजूद हैं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है। अक्सर एक ही नागरिक या मुद्दे पर कई विभाग अलग-अलग काम कर रहे होते हैं बिना जानकारी साझा किए, जिससे देरी और कंफ्यूजन होता है। दूसरी बड़ी चुनौती है कुशल मानव संसाधनों की कमी। ऐसे लोग जो नई टेक्नोलॉजी को समझें, लागू करें और उसका प्रबंधन कर सकें। केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा न होना भी कई देशों में एक समस्या है। और हाँ, भ्रष्टाचार अभी भी एक गंभीर मुद्दा है जो सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित करता है। रिपोर्ट समन्वय के महत्व को समझाने के लिए न्यूजीलैंड का भी उदाहरण देती है। हालांकि वो आसियान का हिस्सा नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभागों के बेहतर तालमेल से बच्चों और परिवारों के लिए अच्छे नतीजे मिले। ये क्षेत्रीय चुनौतियां, खासकर समन्वय और क्षमता की कमी, ये शायद बांग्लादेश जैसे देश के मामले में और भी साफ तौर पर दिखती होंगी। हमारा तीसरा स्रोत जो बांग्लादेश पर केंद्रित है, क्या तस्वीर पेश करता है? वहाँ डिजिटल बांग्लादेश पहल तो काफी चर्चित रही है। हाँ, डिजिटल बांग्लादेश एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसके तहत जमीनी स्तर पर काफी काम हुआ है। सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है। जिला स्तर पर DESC यानी डिस्ट्रिक्ट ई सर्विस सेंटर्स, उप जिला स्तर पर UDC यानी यूनियन डिजिटल सेंटर्स और समुदायिक स्तर पर CEC यानी कम्युनिटी ई सेंटर्स। ये केंद्र जो अक्सर स्थानीय उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं, एक तरह से डिजिटल पुल का काम करते हैं, जहां नागरिक इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने में मदद पा सकते हैं। और जरूरतमंदों तक सीधे मदद पहुंचाने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मोबाइल पेमेंट से। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता वगैरह का भुगतान अब नगद और विकास जैसे मोबाइल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के जरिए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल वॉलेट में किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है, भ्रष्टाचार कम होता है और पैसा सही व्यक्ति तक तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचता है। इसके अलावा एक ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम यानी GRS भी है, जहां नागरिक सरकारी सेवाओं से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, यहां तक कि गुमनाम रूप से भी। तो प्रगति तो दिख रही है, लेकिन क्या ये केंद्र और मोबाइल पेमेंट जैसी पहल पूरी तस्वीर बदल पा रही हैं? जमीनी हकीकत क्या है? क्या सभी सेवाएं डिजिटल हो गई हैं? यहीं पर स्रोत एक ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करते हैं। प्रगति जरूर हुई है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2021 तक लगभग 78% सरकारी सेवाएं अभी भी पारंपरिक यानी ऑफलाइन तरीकों से ही दी जा रही थी, और जो 22% सेवाएं ऑनलाइन थीं, उनमें से भी कई सिर्फ जानकारी देने या फॉर्म डाउनलोड करने तक ही सीमित थीं। पूरी तरह से एंड टू एंड डिजिटल सेवाएं, जहां आवेदन से लेकर सेवा प्राप्ति तक सब कुछ ऑनलाइन हो, वो अभी भी कम है। 78% ऑफलाइन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो फिर बांग्लादेश में मुख्य बाधाएं क्या हैं? क्या ये आसियान वाली चुनौतियों से मिलती जुलती हैं? काफी हद तक मिलती जुलती हैं, लेकिन शायद कुछ मामलों में ज्यादा गहरी हैं। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देश की एक बड़ी आबादी के पास अभी भी भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है। साथ ही डिजिटल साक्षरता भी कम है, यानी लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता। कुशल कर्मचारियों की कमी और ब्रेन ड्रेन, मतलब प्रशिक्षित लोगों का देश छोड़कर जाना, वो भी एक बड़ी समस्या है। एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी यहाँ भी एक चुनौती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो रिपोर्ट उजागर करती है, वो है निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का अभाव। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी पहल काम कर रही है और कौन सी नहीं, तब तक सुधार करना मुश्किल है ना? और इन सब के ऊपर किसी भी बड़े बदलाव की तरह यहाँ भी निरंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों, वैश्विक ट्रेंड्स, आसियान का मूल्यांकन और बांग्लादेश का केस स्टडी को एक साथ देखें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध है, विचार भी हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत अलग-अलग है। बिल्कुल सही। मुख्य बात यही उभरती है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है। इसकी सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। एक स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति, इसे लागू करने के लिए कुशल लोग, नागरिकों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्रक्रिया में शामिल करना, पर्याप्त और निरंतर वित्तीय निवेश
और सबसे महत्वपूर्ण, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। सिंगापुर और एस्टोनिया जैसे देशों की सफलता के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये सारे तत्व मौजूद हैं। वहीं आसियान रिपोर्ट और बांग्लादेश का अध्ययन दिखाते हैं कि जहां इनमें से किसी भी कड़ी में कमजोरी होती है, वहां डिजिटल परिवर्तन की राह मुश्किल हो जाती है। और एक बात और जो बार बार सामने आ रही है वो है नागरिकों की अपेक्षा। उन्हें सिर्फ तेज सेवाएं नहीं चाहिए, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी चाहिए। वे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर कुछ गलत है तो वे कहाँ जा सकते हैं। हाँ, और यहीं पर मलेशिया की नो रॉन्ग डो पॉलिसी, फिलीपींस का सिटीजन चार्टर या बांग्लादेश का GRS जैसे तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रक्रियात्मक सुधार नहीं है, ये सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने के उपकरण है। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और व्यवस्था जवाबदेह है, तभी वे बदलावों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्रोतों पर आधारित चर्चा, सरकारी सेवाओं के बदलते चेहरे पर। हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में सरकारें तकनीक को अपना रही हैं, लेकिन सफलता की राह सीधी नहीं है और इसमें कई परतें हैं। जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे सेवाएं ज्यादा डिजिटल, ऑटोमेटेड और AI संचालित होती जा रही हैं, मानवीय पहलू का क्या होगा? क्या हम केवल दक्षता और गति के पीछे भागते हुए उन लोगों को पीछे छोड़ देंगे जिन्हें व्यक्तिगत सहायता की जरूरत है या जो डिजिटल दुनिया से उतने जुड़े हुए नहीं हैं? क्या टेक्नोलॉजी वास्तव में सेवाओं को ज्यादा मानवीय और समावेशी बना सकती है, या फिर ये दूरियां और बढ़ाएगी? इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये भविष्य के लिए एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तकनीक इंसानियत की जगह ना ले ले, बल्कि उसे और बेहतर बनाए। उम्मीद है इस बातचीत से आपको सरकारी सेवाओं के इस जटिल और बदलते परिदृश्य को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।